दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। ये द हिंदू के एडिटोरियल पेज में आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि असम सरकार ने हाल ही में कक्षा 1 से 10 तक केंद्रीय विद्यालय सहित सभी स्कूलों में असमिया भाषा को अनिवार्य बना दिया और उसके लिए एक कानून भी लागू किया गया है। यानी ऐसा एक फैसला लिया गया है जिसमें 1 से 10 तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होगा असमिया भाषा में पढ़ाई करना। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि स्ट्राइकिंग ए ब्लो अगेंस्ट असम्स इंक्लूसिव एथोस, यानी इसका मतलब क्या है कि असम में जो समावेशी लोकाचार का माहौल है उसको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ है, वो कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे है। इंक्लूसिव एथोस का मतलब ये होता है कि किसी भी राज्य किसी भी देश में कई तरह की विविधता होती है, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, चाहे वो जाति से संबंधित हो या फिर अन्य कोई भी रीति रिवाजों से संबंधित हो, उन सभी में आपस में भाईचारा बना रहता है। तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव एथोस यानी समावेशी लोकाचार। तो उसको इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस फैसले से, सरकार के इस फैसले से इंक्लूसिव एथोस है उसको चोट पहुंची है। तो एक शब्द है आज का, इसको आप ध्यान रखना, इंक्लूसिव एथोस। इसके बाद देखो नीचे लाइन लिखी हुई है, वो देखो, द स्टेट्स लैंग्वेज लॉ पॉइंट्स टू ए होमोजेनाइज्ड नेशनलिज्म ओवरटेकिंग माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एस्पिरेशन। इसमें दूसरा शब्द जो आज का है वो है होमोजेनाइज्ड नेशनलिज्म, यानी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक यानी जो अल्पसंख्यकों की भाषा है और उनका कल्चर है उन पर होमोजेनाइज्ड नेशनलिज्म हावी हो रहा है। ये क्या है होमोजेनाइज्ड नेशनलिज्म, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इस फैसले की आलोचना इस आर्टिकल में की गई है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये बात कि ये मैंने आपको बता दिया कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। 1 से 10 तक केंद्रीय विद्यालय से सभी स्कूलों में असमिया भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून लागू करने का फैसला किया गया है। ये कानून कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? बराक घाटी में, बोडोलैंड काउंसिल में, और जो 6ठी अनुसूची क्षेत्र यानी 6 शेड्यूल एरियाज जो आते हैं वहाँ पर बंगाली, बोडो और अन्य स्वदेशी भाषाओं को प्राथमिकता मिलेगी, असमिया भाषा को नहीं मिलेगी। देखो 6 शेड्यूल में आने वाले कौन कौन से स्टेट है, कुल मिला के 4 है, उसमें असम भी शामिल है। इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ध्यान रखना ये 4 स्टेट 6th शेड्यूल में आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और मणिपुर है वो नहीं आता, ध्यान रखना, मणिपुर को लेकर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखो इसमें इसकी आलोचना राइटर के द्वारा कई आधार पर की जा रही है, वो देखते हैं हम। पहली आलोचना इस बात को लेकर है कि आदिवासी भाषाओं पर प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर असम में कई आदिवासी, कई जनजातियाँ रहती है जिनकी अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपने रीति रिवाज है, जैसे मिसिंग, देवरीस, राभास और अन्य छोटी जनजाति और उनकी मातृभाषाओं जैसे समुदायों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो इन्होंने इस एडिटोरियल में इस बात की आलोचना की है, इस फैसले पर, कि आदिवासी भाषाओं पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इंक्लूसिव एथोस है उसको चोट पहुंचेगी। इसके बाद दूसरी बात इन्होंने कि असमिया राष्ट्रवाद के स्पष्ट संकेत देखने को मिलेंगे, यानी असम में अब एक राष्ट्रवाद की लहर स्टार्ट हो गई और वो है असमिया। यानी असमिया राष्ट्रवाद का मतलब है कि अन्य जनजातियों को या अन्य जनजातियों के रीति रिवाजों को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के भाषाओं को हीन समझना या फिर उनको नीचा दिखाना, उसको नीचा करना, और असमिया भाषा, असमिया जनजाति के लोगों को ऊपर ले जाना, उनको ऊपर उठाना। तो ये है असमिया राष्ट्रवाद के संकेत। एक तीसरी बात है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, जिसकी बात हमने एडिटोरियल के शुरू में भी की थी, होमोजेनाइज्ड नेशनलिज्म के बारे में। इसका देखो हिंदी में होता है सांस्कृतिक एकरूपता, लेकिन इसका आप इंग्लिश में ध्यान रखना ताकि एग्जाम में आपको मेंस में कई क्वेश्चन आए तो फ़ायदा मिलेगा। होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये कि पश्चिमी सभ्यता के कई ऐसे रीति रिवाज है, जैसे मान लो जींस पहनना, उनका खान पान जैसे मैगडी, वो सब क्या है, पूर्वी राज्यों की तरफ आ रहे, पूर्वी सभ्यता की तरफ वो आ रहे। तो उसको लेकर आलोचना की जाती है कि ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, यानी पश्चिमी सभ्यता के रीति रिवाज, पश्चिमी सभ्यता के कल्चर, पश्चिमी सभ्यता का खान पान, वो सब पूर्वी सभ्यता पर थोपा जा रहा है। तो उनका टारगेट ये रहता है कि कैसे भी करके पश्चिमी सभ्यता की जो कल्चर है उसको किसी और दूसरी सभ्यता पर थोप कर अपने कल्चर को श्रेष्ठ बनाना या पूरी दुनिया में अपने कल्चर को डेवलप करना। तो पूरी दुनिया में कैसा कल्चर हो जाएगा, एक समान। तो इसी को कहा गया एक रूपता। एक रूपता का मतलब एक समान सांस्कृतिक या संस्कृति होना। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि ये होमोजेनाइज्ड नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा, ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन को बढ़ावा देगा। कैसे देगा? क्योंकि अगर असमिया भाषा लागू हो जाती है तो असमिया भाषा का तो प्रभाव रहेगा, वो कहीं ना कहीं पूरे असम पर प्रभाव स्थापित कर देगी, लेकिन जो अन्य भाषाएं वो उनका पतन निश्चित है। तो इसलिए सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा, जो कि किसी भी विविधतापूर्ण देश के लिए खतरनाक है। इससे संबंधित कुछ बातें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से।
हम बात करते हैं राजभाषा या अन्य भाषाओं से संबंधित जो हमारे संविधान में बातें उसके बारे में। देखो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक भाषाओं का एक अनुच्छेद है। इसमें मुख्य जो इम्पोर्टेंट है इस एडिटोरियल के पर्पज से वो ये तीन है, 345, 46, 47 और दूसरा 350A। 350A जिसको देखो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं, तो राज्य सरकार ऐसी कर सकती है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में वो शिक्षण सुविधा अवेलेबल करवा सकती है और 350A का प्रयोग करते हुए ये फैसला लिया गया है। तो ध्यान रखना 350A। और बाकी जो तीन है ये 345, 46, 47 ये देखते ये क्या है। सबसे पहले देखते 345। इसके तहत किसी भी राज्य की विधायिका को उस राज्य के रूप में किसी भी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव करने का अधिकार है। जैसे कि मान लो आंध्र प्रदेश है, उसने अपनी तेलुगु भाषा का चयन कर लिया, किसके तहत, 345 के तहत। लेकिन जो भी असम का फैसला है, अगर हमें एजुकेशन में करना है, प्राथमिक स्तर की सुविधा में करना है, तो 350A के तहत फैसला लिया जाएगा। और अगर 346 की बात करें तो 346 के तहत कोई भी दो राज्य आपस में अगर संपर्क साधते हैं तो अपनी एक भाषा के रूप में ऐसा कुछ भी प्रोविज़न इस आर्टिकल के तहत वो ऐसा समझौता कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी जो उत्तरी भारत के राज्य है उन्होंने संपर्क के लिए ऐसे अपने कर रखे हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन्होंने ऐसे समझौते कर रखे हैं। इसी तरह अगर अंतिम रूप से बात की जाए 347 की, तो उसमें राष्ट्रपति अगर इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जैसा कि अधिकतर भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य के द्वारा मान्यता चाहता है, तो वो ऐसी भाषा को राज्य के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। यानी इसमें राष्ट्रपति के पावर की बात की गई है कि अगर वो संतुष्ट हो तो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हमने देखा 345, 46, 47 और 350A। अब देखते इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला हमें ये देखना है कि क्या पूछा है। इसमें देखो सत्य कथन की पहचान हमें करनी है। सबसे पहला कथन, छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर राज्य आते हैं। मैंने आपको बताया था असम सही है, त्रिपुरा भी ठीक है, मेघालय भी ठीक है और मणिपुर नहीं है। मणिपुर की जगह कौन सा, मिजोरम। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, मिजोरम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपको अगर भारत का नॉर्थ ईस्ट का मैप पता हो कि कुछ इस तरह का मैप है, ये देखो यहाँ पर असम है और इसके पास में त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पर मिजोरम और यहाँ पर असम, नागालैंड और मणिपुर। तो तीनों आप हटा दो और जो इधर के चार है, ये चार राज्य किस में आते हैं, छठी अनुसूची में। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। और आपको मैपिंग अच्छी है तो आप मैपिंग से भी अपना एक तरह सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो कि जो इधर के जो चार राज्य है यहाँ पर 6 शेड्यूल के राज्यों की सूची में ये आते हैं और असम, नागालैंड, मणिपुर इस साइड है वो नहीं आते हैं। देखो दूसरा देखते हैं, संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका के द्वारा अपने राज्य की भाषा का चयन करने का अधिकार है। ये ठीक बात एकदम, ये हमने देखा था। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 345। हमने 45, 46, 47 से 3 देखे और 350A का भी हमने अध्ययन कर लिया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2। यह है आज के जनसत्ता के फ्रंट पेज की न्यूज। इसमें कहा गया है कि रेलवे ने निजीकरण की राह पर बढ़ाया कदम। कैसे कि अभी भारत सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें यात्री ट्रेनों के 109 से अधिक मार्गों पर परिचालन के लिए निजी निवेश के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गए। यानी पात्रता अनुरोध क्या होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन या RFQ। यानी कौन से निजी कंपनियां जो इसके लिए पात्र है वो एक तरह से सरकार के पास में जाकर के अपने फॉर्म फिलअप कर सकती है कि हम इन मार्गों पर ट्रेन चलाने की इच्छा रखते हैं। और इसके लिए पूरे देश में रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटकर 109 जोड़ी निजी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये रेलवे के निजीकरण से संबंधित एक अच्छा आर्टिकल है, इसको हमें देखना चाहिए। चर्चा में क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि 109 से अधिक मार्गों पर परिचालन के लिए RFQ, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन आमंत्रित किए गए और इनसे 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। और ये योजना क्या है कि देश को 12 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया जाएगा और 109 जोड़ी निजी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें देखो 2 बातें ध्यान रखना आप। एक तो पहली कि निजी कंपनी का काम क्या होगा, वित्त का पोषण करना, खरीद करना, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी। और भारतीय रेलवे क्या काम करेगा, ड्राइवर और गार्ड जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति। तो ये बात आप मस्ट ध्यान रखना। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने का निजी निवेश की ये प्रथम पहल है। ध्यान रखना, यात्री ट्रेनों की बात हो रही है कि यात्री ट्रेनों को चलाने की निजी निवेश की ये पहली पहल है। इसका उद्देश्य जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है वो इस तरह से है कि इससे आधुनिक तकनीक का समावेश होगा, रखरखाव का बोझ भी कम होगा। सुरक्षा का उद्देश्य बताया जा रहा है कि इससे निजी निवेश जिम्मेदारी लेगा, निजी जो कंपनी वो जिम्मेदारी लेगी कि हम सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे
इसके तहत विश्व स्तरीय सुविधाएं, इनकी बात की जा रही है कि इसके तहत हमें विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही वो सब चीज़ें बनाई जाएगी जो इसके लिए चाहिए होगा सामान। अब देखते से संबंधित क्वेश्चन। रेलवे के निजीकरण की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहचान करनी है हमें असत्य कथन की, ये है, यहाँ पर हम पहचान करनी है असत्य कथन की। इस योजना के तहत वित्त पोषण, रख रखाव एवं सभी कर्मचारियों की नियुक्ति निजी कंपनी के द्वारा की जाएगी। सभी कर्मचारियों की नियुक्ति निजी कंपनी के द्वारा नहीं होगी। हमने देखा था ड्राइवर और गार्ड जैसे कई कर्मचारी की नियुक्ति भारतीय रेलवे करेगी, तो ये गलत हो गया। आधुनिक तकनीकी, रोजगार के नए अवसर, विश्व स्तरीय सुविधाएं इत्यादि रेलवे के निजीकरण के फायदे होने की संभावना, ठीक बात है। तो इसमें असत्य पूछा है, ध्यान रखा करो असत्य या असत्य है, केवल एक, ए ऑप्शन गलत है और दूसरा ठीक है। ये द हिंदू की न्यूज़ है जिसमें है कि तितलियों की नई प्रजाति पाई गई है। ऐसी 2 प्रजाति नहीं मिली है जो कि भारत की लिस्ट में बटरफ्लाइज को ऐड करती है, और ये कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यूपीएससी पहले भी ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछ रखी है, अगर कोई नई प्रजाति मिलती है तो हमें पता होना चाहिए वो कहाँ मिली है, चाहे प्रजातियों के नाम आपको ना पता हो। तो अरुणाचल प्रदेश में तितलियों की 2 नई प्रजाति पाई गई है। उनका नाम क्या है? स्ट्रैपेड हेरिस्ट्रिक, जो कि विजयनगर में पाई गई है, म्यांमार के बॉर्डर से लगता हुआ ये प्रांत है। दूसरी है इल्यूजिव प्रिंस, जो मियाओ में है, जो कि नामदफा नेशनल पार्क है, उसके पास में ऐसा क्षेत्र है। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आज हमें 2 चीज़ें सीखने को मिली इस आर्टिकल से। एक तो 2 नई प्रजाति मिली है, इनका नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी बात, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोनों ध्यान रखना। इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सरल है, आप कर दोगे। हाल ही में तितलियों की 2 नई प्रजातियाँ स्ट्राइपेड हेरिस्ट्रिक एंड इल्यूजिव प्रिंस कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश इसमें ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1 वर्ष और उनकी कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, यानी उनको एक तरह से पुनः नियुक्ति दे दी गई है। और अभी वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझते हैं क्या है, कौन है और किस तरह से इनके दायित्व होते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत ये आते हैं। तो संविधान में इनकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 76 के तहत, और ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। अब इसके संदर्भ में कुछ और बातें जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे नियुक्ति और कार्यकाल। नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, और उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश में होती है। अब मुख्य बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर दी गई है कि भारत का नागरिक हो, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, और चौथी बात, राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो 4 बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। 4 बातें कौन कौन सी है? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के बाद दूसरी बात, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का वह अनुभव रखता हो। उसके बाद उच्च न्यायालय की में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव रखता हो। और चौथी बात क्या है? राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, तो 4 बातें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, ध्यान रखना, कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर कहीं पर कुछ भी आता है तो हमें सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 76 इसके तहत इस पद की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, नियुक्ति कैसे मिलेगी? नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, वही योग्यता होनी चाहिए। तीसरी बात, कार्यकाल, कार्यकाल संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता है वो हमने चर्चा कर ली, वो कितनी है? 4। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके कार्य और शक्तियाँ। भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य है कि भारत सरकार को विधि के संबंध में कोई भी सलाह देनी हो, वो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सौंपे गए कार्य हो उससे संबंध में सलाह देगा, या फिर विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हो, या फिर संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करे। यानी कि अगर राष्ट्रपति उन्हें कोई काम सौंप देता है तो उन पे वो सलाह उनको देनी होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति महान्यायवादी को क्या काम सौंप सकता है वो जानना हमें ज़रूरी है। जैसे मान लो भारत सरकार का कोई भी मामला हो, उसको उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पैरवी यही करता है, या फिर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का अगर कोई भी आर्टिकल 143 के तहत मामला हो तो उसका प्रतिनिधित्व भी यही करता है। कुल मिलाकर के सरकार का एक तरह से ये वकील है, यानी सरकारी वकील है, लेकिन सर्वोच्च कानून अधिकारी इनके लिए एक अच्छा शब्द है। और बाकी इसमें कुछ अधिकार और मर्यादा है कि उनको ये काम नहीं करने चाहिए।
जैसे कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए कि एक तो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता जब वह भारत सरकार की ओर से पेश होता हो, या फिर बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, और ना ही वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक के पद पर ऐसा कोई पद ग्रहण कर सकता है भारत सरकार की अनुमति के बिना। तो ये चार बातें वो उनकी एक तरह से सीमाएं हैं। अब इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पीटी में बन सकता है वो देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में व्यवस्था की गई है। देखो, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में व्यवस्था की गई, ठीक बात है, लेकिन 148 नहीं है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। अच्छा, आप आज बेयर एक्ट में या फिर अपने पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बुक में जाकर देखना कि अनुच्छेद 148 में क्या है। ये आपके घर का क्वेश्चन है, आप देखना। दूसरा देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक बात है, उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताएं होनी आवश्यक है, ये भी एकदम ठीक है। योग्यताएं कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वो 4 योग्यताएं हैं, वो आप ध्यान रखना जो मैंने आपको बता दी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो ये 4 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये भी हमने देखा था, ये भी ठीक है। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है, बी ऑप्शन ठीक है, 2 और 3। आज का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं। आसियान के भी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 36th समिट आयोजित की गई थी, तो इसी के संदर्भ में यह है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सार्क और बिमस्टेक को, तो सार्क की भी हमने फुल फॉर्म देखी थी, साउथ एशियन कंट्रीज रीजनल कोऑपरेशन। तो ध्यान रखना आप, सार्क में साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन से संबंधित हमने 2 बातें देखी थी। सार्क में पहली बात क्या थी? साउथ एशियन कंट्री से संबंधित है। साउथ एशियन मतलब दक्षिणी एशिया के देश है, और वो कितने हैं? 8। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी? रीजनल कोऑपरेशन, यानी जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। अब आज हम चर्चा करते हैं आसियान पर। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एक ऐसा एसोसिएशन है ये जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आसियान में कितने देश आते हैं? 10। सबसे पहली बात ये क्या है? ये एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मतलब क्या है कि ये वहाँ की जो रीजनल एक संगठन है, वहाँ के आसपास के जो देश है उन सभी देशों ने मिलकर के इसको बनाया था, वैश्विक नहीं है। दूसरी बात, अंतर सरकारी संगठन, इसका मतलब जो 10 देश है उनके आपस में सभी सरकारें मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी, और इसमें 10 देश शामिल है, और ये अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है। और इसका एक मुख्य टारगेट है एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षणिक और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करना। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। देखो, ये इसके मेंबर है जो यहाँ पर फोटो दी हुई है। इसमें आप देख सकते हो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये तो कुल मिला के 10 देश इसमें शामिल है। अच्छा, आप 2 बातें और ध्यान रखना, एक है आसियान +3, एक है आसियान +6। आसियान +3 की बात आती है तो उसमें चाइना, साउथ कोरिया और जापान भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। यह है क्या? देखो, आसियान के यहाँ पर इस साइड है चाइना और इस साइड दक्षिणी कोरिया और उसके ऊपर का जापान। तो ये देश आसियान +3, यानी आसियान के 10 देश तो शामिल है ही, साथ में 3 और ये आ गए। तो आसियान +3 में क्या है? आसियान के 10 देश और 3, मतलब 13 देश इसमें शामिल है। और वही अगर बात करें आसियान +6 की, तो ये 13 देश तो है ही, इसके साथ में +3 देश और ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इसमें ध्यान रखना आप, ये आसियान और आसियान +3 और आसियान +6। अब देखते हैं इससे संबंध में क्या क्वेश्चन बन सकता है। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से पहचान किसकी करनी है? सत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं, यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, ठीक बात है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देश शामिल है, यह भी ठीक बात है। इसका लक्ष्य एशिया में अपने सदस्यों एवं अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करना है, यह भी ठीक है। आसियान +6 में देखो, 6 में भारत है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया ठीक, न्यूजीलैंड ठीक, चीन ठीक, जापान ठीक एवं दक्षिण कोरिया शामिल है। तो ये सभी 6 देश इसमें शामिल है। सत्य कथन सभी इसमें, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।